हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3। ठीक है, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इस पर पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आज इसका मैंने पार्ट 2 बनाया था। जैसे मैंने इसको आपको बताया था, ये इसके 7-8 पार्ट में वीडियो आएगी। ठीक है, क्योंकि ये PDF ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, बाकी इसके सारे PDF के पार्ट वाइज नोट सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत चालक क्या होते हैं। ठीक है, फिर मैंने कुचालक के बारे में बताया था और सुचालक क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने धात्विक चालक बताया था, ग्रेफाइट वगैरह ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ये सब मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था धात्विक तथा विद्युत अपघट्य चालक में अंतर। ठीक है, दोनों में बताया था, जो कि मैंने बताया था 5 नंबर में आता है। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका हाईलाइट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व या चालकता क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो इतना मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विशिष्ट चालकता और चालकत्व एक ही चीज़ होती है। ठीक है, या तो आपसे कहा जाए विशिष्ट चालकता या फिर आपसे बोला जाए विशिष्ट चालकत्व, एक ही चीज़ होती है। विशिष्ट चालकता को हम लोग दिखाते हैं के से, यानी के से इक्वल टू 1/, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जो रो देख रहे हैं आप, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जहाँ पर रो बराबर क्या लिखा है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी परिभाषा थोड़ी पढ़ लीजिए। परिभाषा लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है इसका व्युत्क्रम कर दे। आपने मैथ में पढ़ा होगा विशिष्ट, मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा व्युत्क्रम यानी कि जस्ट उल्टा कर देना। यानी कि रो है तो यहाँ 1/रो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू 1/रो, यानी कि विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहिए आप। ठीक है, इंग्लिश में आप बोलते होंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग के से दिखाते हैं, कैपिटल के से। ठीक, यहाँ पर लिखा है, इसको मॉडिफाइड करके नया फॉर्मूला बनाया गया है के इक्वल टू CL/A। जहाँ पर के तो आप जान रहे हैं ना विशिष्ट चालकता है, सी बराबर क्या है, चालकता है, और एल जो साथ में लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जो हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं उसके बीच की दूरी है। और ए क्या है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये दूरी दिखाई गई है और ये जो क्षेत्रफल, जो डैश डैश एरिया देख रहे हैं आप, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है दो, मतलब और डिस्टेंस कितनी है दो इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के बीच में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यदि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तथा A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो ठीक है, तो के बराबर सी आएगा। यानी के बराबर सी कब हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है के बराबर सी, यानी कि विशिष्ट चालकता हमारी चालकता के बराबर हो जाएगी कब, जब हमारा L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू यानी एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना होगा तब हमारी विशिष्ट चालकता चालकता के बराबर होगी। ठीक, आगे देखा ये फ्रेंड्स सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जाएगा कि आपको हैंड रिटन नोट सारे टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। लिखा है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि जहाँ पर घनाभ की बात हो रही होगी। ठीक है, आयतन वाले विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। दोनों के लिए बात ये हो रही है। ठीक है, एरिया और दोनों के लिए बात हो रही है, आयतन के लिए भी बात हो रही है और इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए भी बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर नीचे देखिए उसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक, अब अगली जो सबसे बड़ी बात है वो है विशिष्ट चालकता का मात्रक, यानी के का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स। ओम का उल्टा हम लोग अपने ओम का उल्टा क्या होता है, मो। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ था। ठीक है, सब कुछ डिटेल में आपको समझाया हुआ है। ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं। मोह को हम लोग साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात आप जानिएगा, सेल स्थिरांक होता क्या है। सूत्र बराबर के इक्वल टू CL/A में L/A, जो ये L/A देख रहे हैं को सेल नियतांक कहते हैं। इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले मैंने आपको क्या बताया था, L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा और एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तब हमारा के बराबर सी हो जाता था। तो वहीं पर है, यहाँ वहाँ से क्या बच रहा है L/A, तो जो L/A है इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है, अतः किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। के इक्वल टू CL/A, जहाँ पर के बराबर क्या होगा C गुणे सेल नियतांक आप लगा सकते हैं, क्योंकि L/A है, इसको हम लोग सेल नियतांक लिखते हैं यानी सेल कांस्टेंट। तो ये C बराबर तो ये C के गुणे में आ जाएगा, यानी C मल्टीप्लाई सेल नियतांक। ठीक है, यह सेल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा K/C। सेल नियतांक अगर हम इधर रखें और ये C मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो K/C हो जाएगा। यह सेल नियतांक बराबर K मल्टीप्लाई R। के मल्टीप्लाई आर क्यों लिखा गया 1/C, ध्यान रखिएगा 1/C क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता गुणे प्रतिरोध।
तो जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, सेल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकता गुणा प्रतिरोध के मल्टीप्लाई आर। ये हमारा नया फॉर्मूला बन के आ गया सेल नियतांक का। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है या मीटर में भी हो सकता है। अगला फ्रेंड्स तुल्यांकी चालकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप जब लगा रहे होंगे, न्यूमेरिकल में आप जब आपको लगाने के लिए आता है तो ये तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए जरूर आता है। तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो ऐसे विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं या कहलाती है। यहाँ पर देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता, जिसको हम लोग इसका साइन ही है। ठीक है, लैम्डा ई क्यू इजक्वल टू क्या हो जाएगा, के गुणे 1000 अपॉन एन। के क्या है यहाँ पर, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था विशिष्ट चालकता, गुणे 1000 अपॉन एन, जहाँ एन बराबर क्या है, एन है नॉर्मलता। ध्यान रखिएगा जो लैम्डा ई क्यू है बराबर किसको हो जाएगा, के गुणे वी ई क्यू, यानी कि नॉर्मलता जो 1000 अपॉन एन है वो वी ई क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वी ई क्यू के बराबर क्यों हो जाएगा, वी ई क्यू इजक्वल टू 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन। जो वी ई क्यू है वो 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई तुल्यांकी चालकता। अब अगला टॉपिक है मोलर चालकता। आपने सुना होगा मोलर कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आएगा तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा 5 नंबर में। ठीक है, तुल्यांकी चालकता हो गई, मोलर चालकता हो गई, विशिष्ट चालकता हो गई, ये सब कुछ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना के रख लीजिए, नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोलर चालकता में आपको बताना है, जिसको हम लोग लैम्डा एम से दिखाते हैं। मोलर चालकता में हम बताएंगे किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम लोग लैम्डा एम से दिखाते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के गुणे 1000 अपॉन एम। कैपिटल एम यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोलरता। ठीक है, कैपिटल एम बराबर मोलरता। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के गुणे वी एम, जहाँ वी एम बराबर क्या है, 1 मोल घुले हुए विलयन का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है। ठीक, यहाँ पर इतना आपको लिख के आना है पेपर में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, ये सारे आपको टॉपिक वाइज सारे नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आपके जितने अभी चैप्टर 3 में विद्युत रसायन में जितने भी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पर मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहला जो कारक है वो क्या, अंतर आयनिक आकर्षण यानी इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो अंतर आयनों द्वारा आकर्षण होता है, क्या होता है, यदि आयनों के बीच आकर्षण अधिक होता है तो विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता घट जाती है। अगर आपके आकर्षण अगर आयनों का आकर्षण अधिक हो जाएगा, आयनों के बीच में अगर आकर्षण अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता घट जाती है। दूसरा लिखा है विलायक की ध्रुवीयता, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो विलायक होता है उसकी ध्रुवता कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक होगी तो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक हो जाएगा। अगर जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हमारा विलायक है, उसकी अगर पोलैरिटी ध्रुवीयता अधिक हो जाएगी तो विद्युत अपघट्य का आयतन अधिक हो जाएगा, तो मुक्त आयनों की संख्या अधिक होगी। तो जब हमारा आयतन अधिक हो जाएगा तो मुक्त आयनों की संख्या भी अधिक हो जाएगी, अतः विलायक की चालकता भी अधिक होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर विलायक की ध्रुवीयता भी अधिक है तो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा, मुक्त आयनों की भी संख्या अधिक हो जाएगी, इसके साथ साथ आपकी विलायक की चालकता भी अधिक हो जाएगी। नोट, इसका उल्टा भी सही है, अगर आप इसका उल्टा करके पढ़ेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है माध्यम की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। माध्यम की श्यानता क्या आप बताएंगे, यदि किसी विलायक या माध्यम विलायक या मीडियम की श्यानता अधिक होती है तो मुक्त आयनों का वेग कम होता है, जिसके कारण विलयन की चालकता घट जाती है या चालकता कम हो जाती है। नोट, अधिक श्यानता वाले विलयन में आयनन भी कम होता है। ध्यान रखिएगा, जिसकी श्यानता अधिक होगी उसकी आयनन भी कम होगा। ठीक है, उसका आयनन कम, ध्यान रखिएगा जिसकी श्यानता अधिक होगी उसका आयनन कम होता है। इसका उल्टा भी सही है। उल्टा भी सही का मतलब क्या है, यानी कि जिसका आयनन अधिक होगा उसकी श्यानता कम होगी। सीधी सी बात है, जिसका आयनन कम है उसकी श्यानता अधिक है, और जिसका आयनन अधिक होगा उसकी श्यानता कम होगी। ये उल्टा हो गया इसका। ठीक, अगला है ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप क्या बताएंगे, ताप बढ़ाने पर आयनन अधिक होता है तथा मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसकी गतिज ऊर्जा एवं वेग भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, विलयन की जो चालकता होती है, जो विलयन की चालकता होती है वो बढ़ जाती है ताप के कारण। ठीक, तो अगला टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। ये आपने बहुत बार नाम इसका सुना होगा, केमिस्ट्री में आपसे पूछा आता है कोलराउस का नियम। ठीक है, विद्युत रसायन चैप्टर में कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है। पढ़िएगा, इस तरह से लिखिएगा आप, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता उनके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। फिर से समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है, अनंत तनुता, कोई हमारी अनंत यानी इनफाइनाइट इक्विवेलेंट जो है हमारी कोई तनुता है। ठीक है, उस पर तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता
एवं उनके धनायनों एवं ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। जो हमारी अनंत अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन तुल्यांकी चालकता है वो किसके बराबर होती है? धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नीचे लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट में लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा ए क्यू प्लस यानी धनायन प्लस, और यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट ए क्यू यानी माइनस, यानी कि ऋणायन और धनायन दोनों के, यानी कि ऋणायन और यानी धनायन और ऋणायन दोनों की योग के बराबर होती है, दोनों का योग कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कोलराउस का नियम, ठीक है। ये दूसरा आप इस तरह से बता सकते हैं कि अनंत अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। सीधी सी भाषा में आप इस तरह से भी बता सकते हैं, अथवा लिख के आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू एन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम प्लस एन माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ पर एन प्लस और एन माइनस दिखाना है बस, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। मोलर चालकता की बात हो रही इसलिए यहाँ एम लगा है, ऊपर तुल्यांकी चालकता की बात हो रही थी इसलिए इक्विवेलेंट लिखा था, ठीक। बस इतना आपको बताना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस ये आप जानते होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत, ठीक है। जैसा कि आपके पाठ का नाम भी है विद्युत रसायन, तो उसी से रिलेटेड है विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर जो लिखा है कि NaCl का विलयन रखा हुआ है। NaCl यानी कि Na प्लस में ब्रेक हो रहा है और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा है, तो लेकिन ध्यान रखिएगा ये लोग जस्ट अपोजिट हैं। प्लस का ही प्लेट ये है यानी ये एनोड रखी हुई है और ये कैथोड रखी हुई है। इसका जब ब्रेक डाउन किया जा रहा है, इसका मतलब जब ब्रेक किया जा रहा है तो ये Na जो प्लस है वो माइनस की तरफ जा रहा है, यानी वो Na की जो यानी हमारा सोडियम है प्लस में टूटा है, सोडियम प्लस में ब्रेक हुआ है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, और ये जो क्लोरीन है जो, ठीक है, और ये जो हमारा क्लोरीन है वो जा रहा है प्लस की तरफ यानी एनोड की तरफ जा रहा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए प्लस वाले कैथोड की तरफ जाएंगे और Cl जो क्लोरीन हमारा माइनस है वो एनोड की तरफ आएंगे। तो इस तरह से सेल लगा के उसका जलीय विलयन में ब्रेक किया गया। NaCl यहाँ पर लिखा है Na प्लस Cl माइनस। अब इसकी थ्योरी आप लिखेंगे, थ्योरी आप बताएंगे विद्युत अपघटन की, थ्योरी आप बताएंगे विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को अविघटित कर देने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन क्या कहलाता है कि विद्युत धारा के द्वारा किसी को विद्युत मतलब किसी के द्वारा मतलब विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को विघटित कर देने की क्रिया को ही हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वो विद्युत अपघटनीय सेल में होती है। ध्यान रखिएगा जो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वो विद्युत अपघटनीय सेल में होती है, ठीक। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद आप बताएंगे इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? विद्युत अपघटनीय सेल के द्वारा, ठीक। विधि आप बताएंगे, विधि क्या है इसकी? जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl मैंने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, NaCl के जलीय विलयन को किसी बर्तन में भरकर उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है। जो इलेक्ट्रोड है उसको डुबाया जा रहा है जल में, ठीक है, तथा सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ऊपर देखिए सेल और बैटरी कुछ लगाई गई है, ठीक है, और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही आई, ठीक। तो बर्तन यानी जो हमारा बर्तन है विद्युत अपघटनीय सेल, ऐसा आप बता सकते हैं। में निम्न क्रियाएं होती हैं जिन्हें कुल मिलाकर विद्युत अपघटन कहा जाता है, ठीक। क्या क्या क्रिया होती है देखिए, NaCl है उसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है। कैथोड पर क्या हो रहा है? Na प्लस जा रहा है, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो Na धातु उस पर जा रही है। एनोड पर क्या हो रहा है? Cl माइनस में जा रहा है तो क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, ठीक। अब सबसे बड़ी बात नोट करके आप लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दो चीज़ें होती हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना। ऑक्सीकरण कब हो रहा होता है? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और अपचयन कब होता है? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो हमारा वहाँ पर अपचयन हो रहा है, और किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहाँ हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। नोट। उसके बाद एनोड और कैथोड क्या होते हैं इसको भी समझ लीजिए। एनोड होता है जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन अभी मैंने आपको ऊपर बताया जस्ट वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहाँ पर एनोड होता है, ठीक है, एनोड से होता है काम ये। कैथोड पे क्या होता है? जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, अर्थात पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो वहाँ उस किस पर जुड़ते हैं? कैथोड पर जुड़ते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनोड और कैथोड। शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ऑक्सीकरण अपचयन ये बहुविकल्पी में भी पूछा आता है आपसे, ठीक। विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव रहता है तथा कैथोड जो है वो निगेटिव रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं, इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए या कहीं समझ लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। कहते अगला है विद्युत अपघटन। नोट करके लिखा हुआ है, विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। जो हमारा विद्युत अपघटन की जो क्रिया में उत्पाद बनते हैं वो किस किस बात पर निर्भर करते हैं? सबसे पहला विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, ठीक है। दूसरा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। तीसरा है प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा पर, ठीक है, कौन सी उसकी डायरेक्शन है। चौथा है इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर, नेचर उनका कैसा है, इलेक्ट्रोड जो हमारे बने हैं उसकी नेचर कैसा है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक।
अब उसके बाद बात हम लोग कर लेते हैं विद्युत अपघट्य के उपयोग, यानी जो विद्युत अपघट्य हम लोग करते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं। सबसे पहला, धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में। धातुओं का संक्षारण का मतलब जंग लगने से बचाव करने में होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग विद्युत अपघट्य क्रिया द्वारा कंप्लीट कराते हैं। दूसरा है जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, H2 गैस के निर्माण में। तीसरा भारी जल D2, जो D2 होता है हमारा भारी जल के निर्माण में। भारी जल बनता है किसके द्वारा? विद्युत अपघट्य के द्वारा, ठीक है। चौथा है विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन क्या रहता है? विद्युत अपघट्य के ही द्वारा। पांचवा है कम क्रियाशील धातुओं जैसे Ag, Pb, Cu कॉपर के शोधन में, ठीक है। तो ये विद्युत अपघट्य सेल था फ्रेंड। तो आज की वीडियो में मैंने जितना आपको बताया सब कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। विद्युत अपघट्य सेल क्या होते हैं, विशिष्ट चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, कोलराउस का नियम क्या होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने इसको कहीं नोट करके रख लिया होगा। चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसका अगला पार्ट 3, पार्ट 4 भी जल्द ही आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।